हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज है 18 अक्टूबर 2021 ऑन मंडे। क्या है आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट वो हम देख लेते हैं। और आज मैं थोड़ा सा धीरे ही बोल पाऊंगा बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है हो गई है आज। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बहुत ही धीरे से चीजें बताऊंगा। क्लियर? क्या है आज के इम्पोर्टेंट पेपर में वो हम एक एक करके अब सारी चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर? क्या है? कोट्टायम इडुक्की was hit, जो है केरला रेन टोल एट दी 27। यहाँ पे आईएमडी की रिपोर्ट ये आ रही है, जिसे हम बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आईएमडी। बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल रही है। पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर हो रहे हैं केरला में। ऐसा ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये चीजें हमने देखने को मिली है। ठीक है, जिसको लेकर के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फंड टीम जो है, रिस्पांस फोर्स टीम जो है, इसको डिप्लॉयड की गई है। आईएमडी ने और वार्न किया है आगे को लेकर के कि हालात और खराब हो सकते हैं। इसके लिए लोगों को अलर्ट अभी से ही कर दिया गया है। क्लियर? और ये कौन से वाले रीजन में हमें देखने को मिल रहा है? तो कोट्टायम और इडुक्की, कोट्टायम एंड इडुक्की, और ये दोनों ही कहाँ पर आते हैं? तो केरला के अंदर आते हैं। और इस तरीके की रेनफॉल से जो हमें टोल देखने को मिला है, डेड टोल देखने को जो मिल रहा है, वो है 27, है ना? तो अभी यहाँ पे आईएमडी क्या है? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा ये सारी चीजें, ये सारे अलर्टनेस मैसेज जो होते हैं वार्न करने के लिए, ये हमें बताता है। ये उसके अलावा वर्ल्ड में कौन काम करता है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, WMO उसके लिए काम करता है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बनाया गया है। क्लियर? तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। मैंने आपको जब साइक्लोन बताए थे तब मैंने आपको WMO के बारे में भी बताया था। ठीक है ना? अब आप लोग मुझे बता रहे हैं WMO क्या है, WMO कब बना है, इसके बारे में आप सारी डिटेल मुझे दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो मैं आपको स्लाइड में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा ही क्या होता है WMO के बारे में। इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी ईस्टर्न सेक्टर पर, यानी इंडिया के जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, वहां पर यदि हम बात करें, यानी ये वाले रीजन की तरफ हम जाएं, तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न सेक्टर, तो जिसमें यूएवी बूस्ट आर्मी वॉच इन द ईस्टर्न सेक्टर देखने को मिलेगा। क्लियर? क्या है ईस्टर्न सेक्टर में? तो जिस तरीके का चाइना का जो कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, दिन पे दिन जिस तरीके की चाइनीज एक्टिविटीज अक्रॉस दी बॉर्डर हमें देखने को मिल रही है, उसको लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि हमने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जिसपे कंट्रोल किया जा सके चाइना के अंदर होने वाली जिस तरीके की अक्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज है उसको लेकर के। अब यहाँ पे यूएई क्या कहता है? तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में इस तरीके के व्हीकल्स को लेकर के डील हुई है, जिसको कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसको डिप्लॉय किया जाएगा ईस्टर्न वाले रीजन में, खास करके अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, तो जिसमें बहुत सेंसिटिव हो गया है ना? तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके बारे में रिमोटली जो पायलटेड एयरक्राफ्ट है वो हम देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा इसका दूसरा आर्टिकल भी यहाँ पे कवर अप किया गया है, तो इसमें हम उस पार्ट को देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे उस पार्ट को कवर अप किया गया है, क्या क्या डिटेल दी गई है। तो हम बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है ALH, जिसको ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स कहते हैं, रुद्रा वेपन्स है ना? उसके बाद में अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल है, इसको इसको हेरॉन को यहाँ पर हम डिप्लॉय करने वाले हैं। इसके अलावा
कुछ हेलीकॉप्टर्स की बात की गई है, चीता और चैतक जो हेलीकॉप्टर है इनको रिप्लेस किया जा रहा है रशिया के उन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, जिसका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। भाई देख सकते हैं यहाँ पे चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर है इनको जल्द रिप्लेस कर रही है, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएंगे 2023 तक। यहाँ पे ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है। और उसी चीज को लेकर के हम रशिया के साथ में अगली डील जो कर रहे हैं वो ये है कि के ए जो 2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हम रशिया से परचेस कर रहे हैं। रशिया से हम रिप्लेस कर रहे हैं चीता और चेतक को रिप्लेस किया जाएगा इस तरीके के हेलीकॉप्टर से। उसके बाद में ड्रोन सिस्टम्स को इसराइल से हम परचेस कर रहे हैं। इसराइल के अनमैन्ड यूटिलिटी जो व्हीकल्स है, एरियल व्हीकल्स है, इसराइल से भी हम परचेस कर रहे हैं। अमेरिका के साथ से भी हमारी ये इस तरीके की डील चल रही है। और इन सारी चीजों को लेकर के हम डिप्लॉयड करेंगे ईस्टर्न कंसर्न जो चाइना का देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की एक्टिविटीज वहां पे देखने को मिल रही है ना। कौन कौन से पार्ट में है, चलिए अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बनकर के आता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक में मैंने ये बताया था कि बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में, फिर दूसरा चाइना। अब आपको बताना है कि चाइना सेकंड पोजीशन पर आता है, कितनी लेंथ जो है वो शेयर करता है चाइना के साथ में, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। क्लियर, कितने किलोमीटर की लेंथ है, बॉर्डर लेंथ है जो इंडिया और चाइना के बीच में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली आर्टिकल्स की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है 2021, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास का भी कौन सा एडिशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 17th एडिशन। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2021 में तो इससे पहले भी हो चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16th एडिशन जो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया था, उसे 2020 का जो एडिशन है वो 16 नंबर का फरवरी मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 में। जगह थी सूरतगढ़। ध्यान रखेंगे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सूरतगढ़ में इसे राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड राइट नाउ 17th एडिशन 2021 का जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका नाम है ज्वाइंट बेस एलमंड फोर्ड रिचर्डसन अलास्का में। ये एक जगह है जहां पे इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें कुछ लगभग 350 इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमांडोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक दूसरे की टेक्निक सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं उनसे हमें यहाँ पे निपटने के लिए मिलता है कि भाई कि किस तरीके से हमें उन सिचुएशंस को टैकल करना चाहिए। क्लियर, वेपन्स चलाने का मौका हमें मिलता है कि कैसे हम एक दूसरे की टैक्टिक्स को फॉलो करें, वेपन्स चलाएं, ये सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक ऑन एजेंडा ऑन द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। और सीडीएस की यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक मुद्दे को लेकर के ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी है लिज ट्रॉस एंड आउटगोइंग चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल जो है वहां के निक कार्टर, ये आ रहे हैं या आ चुके हैं, जिनकी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में इस तरीके की ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी। यूके नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द करियर स्ट्राइक ग्रुप और बे ऑफ बंगाल के अंदर इस तरीके की हमें एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। अब आपको ये बताना है कि इंडिया और यूके के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, अलग अलग नाम से, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्कस किया जाएगा यूके इंडो पैसिफिक स्ट्रेंथनिंग को लेकर के बात की जा रही है। न्यू अनाउंसमेंट ऑफ जो फोकस ग्रुप है जिसके बारे में कहा गया है ओकस ग्रुप,
इसको लेकर के चर्चाएं होंगी। देन सेकंड जो है वो है अफगानिस्तान की कंडीशंस को देखते हुए कि जिस तरीके के हालात हमें पिछले 2 महीने में देखने को मिले हैं, उन उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन आगे चल करके हमें देखने को मिलने वाला है। अगला जो पॉइंट है उसमें फिर से देखिए बात किस चीज को लेकर के की गई है कि द विजिट द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर 22 ऑल्सो द schedule ahead the climate चेंज 26 समिट जो है इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। और ये जो समिट हो रही है वो हो रही है 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक। ये लंबी जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है भाई कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमें चर्चाएं करनी है। तो इनके बारे में आगे भी आपको 1-2 दिन के अंदर आर्टिकल देखने को फिर से मिलने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और मुद्दा देख लीजिए भाई, तमिलनाडु की जो पुलिस है वो वार्न कर रही है अपने फिशरमैन को, और उनका ये कहना है कि भाई कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है यदि आप इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस को क्रॉस करते हैं, या इंटरनेशनल जो एरियाज है या ईईजेड है जिसको आप क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है आपकी अपोजिट कंट्री की तरफ से, यानी श्रीलंका की तरफ से। तो इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें फिर इंडियन फिशरमैन जो है, तमिलनाडु के फिशरमैन है, वो ये कह रहे हैं कि भाई कि कच्चा तिवु जो उनका आइलैंड हुआ करता था, जो 1974 में इंदिरा गांधी ने ये दे दिया था श्रीलंका को, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई कि इसको वापस लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फिशेस है जिनसे हमारा धंधा पानी या जिससे हमारे बिजनेस को हम चला सके। यहाँ पे इस चीज के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम अगले उस टॉपिक की तरफ। 1974 में ये किसने दिया था? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने ये आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया है। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है ना। सॉरी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। ईरान टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स सेज एमपी, ये कहा जा रहा है भाई क्या है न्यूक्लियर पावर के बारे में, न्यूक्लियर डील के बारे में। तो ये हम काफी अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं ईरान डील के बारे में। ईरान डील कब हुई थी? तो ये मैंने आपको बताया था कि 2015 में न्यूक्लियर डील की गई थी। P5+1 कंट्री, यहाँ पे P5 परमानेंट कंट्री है यूएनएससी की, है ना। और एक यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही है, जर्मनी भी इस डील के अंदर था, प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस ईरान। तो यहाँ पे इनके बीच में न्यूक्लियर डील को बराक ओबामा की लीडरशिप में साइन किया गया था, एंड 2018 में इससे यूएस विड्रॉ कर लेता है ना। मैंने आपको बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो इस डील से विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब जिस तरीके के हालात वापस से हमें अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि वापस से डेमोक्रेटिक पार्टी का वहां पे रूल चल रहा है, रूलिंग पार्टी है। तो इस चीज को लेकर के नजरिए थोड़े से हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं। और जिस चीज को लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि ईरान जो डील है, न्यूक्लियर डील है या टॉक है, उसे वापस से रिज्यूम करने की जरूरत है। तो इसके अलावा इसमें कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है? क्लियर। इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। वो क्या है? वो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या कहता है आज की डेट में, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। आईपीएल के बारे में कहा गया है। आईपीएल में जिस तरीके के चीज हमें देखने को मिली है ना, 14th एडिशन, और ये चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कितनी बार चेन्नई ने जीता है, कितनी बार मुंबई ने जीता है, इस चीज को लेकर के। फिर उसके बाद हम बात करें
यहाँ पे देख सकते हैं अ टर्किश फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिंग ऑन द ऑटोमन फुटप्रिंट्स, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं टर्की के जो इस समय के काम है या फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेट करने वाली पॉलिसी देखने को मिलती है, जिस तरीके के ऑटोमन एम्पायर के उस टाइम पीरियड में अ, देखने को मिला है। यानी 1299 से यदि हम बात करें 1922 तक, यानी ये तब तक ऑटोमन एम्पायर रहा है। ऑटोमन एम्पायर ने अपना जो एरिया है उसको धीरे 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 एक्सप्रेड ही किया था, है ना। वहां के नियम कानून बहुत ही सख्त हुआ करते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते ऑटोमन एम्पायर बहुत ही कमजोर हो चुका था, और फिर फाइनली 1920 में टर्किश जो है वो टर्की निकल करके सामने आता है। लेकिन अब वही हालात फिर से वापस हमें 2021 के टाइम पीरियड में देखने को मिल रहे हैं। टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका नाम है तैयब एर्दोगन, ये उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं जिस जिस तरीके का ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। क्लियर। यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अजरबैजान को बहुत सपोर्ट कर रहा है, यानी रशिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है। सीरिया की तरफ भी बहुत ज्यादा इंटरवेन इसका देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में रशिया और टर्की के बीच में जिस तरीके की न्यूक्लियर डील हुई है, तो उसको देखते हुए देखिए ये अमेरिका के अगेंस्ट में भी चले जाता है, जिसको हम काटसा एक्ट बोलते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया है। चाइना के ऊपर भी काटसा एक्ट लगा है, रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज में ये कहा जा रहा है कि टर्की में अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की पॉलिसीज देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज में आपको फुटप्रिंट देखने को मिलेगा ऑटोमन एम्पायर की तरह, जिस तरीके से पहले जो डील हुआ करती थी या जिस तरीके के हालात उस समय हुआ करते थे, उस चीज को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर। अगली हम बात कर लेते हैं भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। 2021 की ये रिपोर्ट आई है। दो दो रिपोर्ट आई है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। एक कंसर्न वाइल्ड लाइफ के तहत इसको निकाला गया है, एंड वर्ल्ड हंगर लिस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसमें लगभग कुछ 116 देशों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें लास्ट डिकेड से यदि हम बात करें, जिसने अपने कंट्रीज के अंदर बहुत चेंजेस देखने को दिए हैं। फर्स्ट कंट्री जिसमें हालात हमें बहुत अच्छे देखने को मिले हैं वो है बेलारूस। एंड इंडिया की रैंक की यदि हम बात करें तो 101 रैंक हमें देखने को मिली है, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने कहा है, चैलेंज किया है कि भाई कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक अनसाइंटिफिकली तरीके से ये रिपोर्ट है, जिसको एफएओ का बेस बना करके इसको पब्लिश किया गया है। लास्ट 116th रैंक की बात करें तो सोमालिया इसमें सबसे लास्ट में आता है। क्लियर। लास्ट ईयर की बात करें 2020 में हमारी रैंक थी 94 आउट ऑफ 107 नेशन। तो कोई अच्छे हालात नहीं है। इसमें कुछ चार कंपोनेंट को लेकर के बात की गई है भाई, कि यदि इसमें हमें सुधार करने पड़ेंगे तो सुधार करने की जरूरत है ना, क्योंकि इंडिया ने पिछले 10-15 साल में अपने देश में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे आंकड़ा भी रखा गया है ना। देख सकते हैं यहाँ पे द डेटा ऑन द चाइल्ड वेस्टिंग एंड द स्टंटिंग की बात की जा रही है कि 2016 से 20 ईच अकाउंट जो है वो रहा है कुछ 16.6 वेट के हिसाब से, डब्ल्यू एच ओ जो और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। क्लियर। यहाँ पे और क्या चीज बात की गई है, इंडिया के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है चाइल्ड स्टंटिंग को लेकर के। स्टंटिंग यानी क्या होती है कि भाई कि उनकी ग्रोथ रुक गई है ना। वो 5 साल के बच्चे जिनकी ग्रोथ रुक गई है, वो शरीर में चेंज नहीं ले पाए हैं, यानी उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिली है। ये सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। हाइट रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है। तो 1998 से 2002 में ये डेटा हमें कुछ 54.2% देखने को मिलता था। वहीं अब 2016 से 21 तक की यदि हम बात करें तो ये कुछ डिक्लाइन होते हुए हमें देखने को मिला है। 34.7% ये चीजें हमें भारत के अंदर देखने को मिली है। तो हम कैसे इनकी रिपोर्ट पे इतना विश्वास कर लें भाई,
है ना। तो ये चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में यहाँ पे एडिटोरियल में ये चीजों को लिखा गया है कि इन इन चीजों को लेकर के यदि हम चेंज कर लें तो काफी काफी सारे मामलों में इंडिया के अंदर हमें चेंज देखने को मिल सकता है। Clear? The GHI has got the four components. The first, the insufficient जो calories है, इसके बारे में काम करना चाहिए। अंडरडोर्समेंट की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद में चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग को लेकर के बात की जा रही है। तो ये कुछ दो तीन कंपोनेंट है, तीन चार कंपोनेंट है जिनमें सुधार किया जाए, कंपोनेंट्स में सुधार किया जाए, ताकि ये सारे सर्विस में आपको इंडिया में ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में हमारा जो परसेंटेज है जो GHI के तहत, क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 100 पॉइंट्स तक का दिया जाता है कि भाई कि किस कंट्रीज को कितने पॉइंट्स मिले हैं इन सारी चीजों में चेंजेस करने के हिसाब से। तो फर्स्ट यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यानी जैसे कि बेलारूस, और 100 पॉइंट्स यानी सोमालिया, यानी कि हालात बहुत खराब हैं। और वही चीज यदि हमारे यहाँ देखने को मिलेगी तो 27.5 के आसपास में ये पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पर यानी परसेंटेज जिसमें ये बताया गया कि इतना परसेंट जो हंगर इंडेक्स है या इतना परसेंटेज के तहत इंडिया के अंदर देखने को मिला है, यानी पहले से काफी हमने इसको डिक्लाइन यानी रिड्यूस कर दिया। ये चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, बात की गई है भाई यहाँ पे वापस से। तो ये देख सकते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप कंट्रीज में बात करें तो 2021 की हेनले पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स में तो जापान और सिंगापुर टॉप 1 पर आते हैं, है ना। जिस जो कि 192 कंट्रीज में अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ये विजिट कर सकते हैं, जिनको किसी भी तरीके की वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यदि वहीं पे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की रैंक 19th आती है बुर्किना फासो और ताजिकिस्तान के साथ में। मतलब 19th रैंक पर ये तीन कंट्रीज आती हैं, जिसमें 58% जो है एक्सेस है। 58 कंट्रीज में ये वीजा फ्री क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हालात अच्छे नहीं है पासपोर्ट को लेकर के। क्लियर। इससे पहले यदि हम बात करें 2020 में हमारी जो रैंक थी वो 85th थी, यानी अच्छी थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 90th हो गई है। सबसे लास्ट में इस इंडेक्स में यदि कोई आता है 189th 190th कंट्री में, 190 रैंक पर यदि कोई आता है तो वो है अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे इस लिस्ट में सबसे लास्ट पे कौन है, तो अफगानिस्तान है भाई। क्लियर। तो ये चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो है हमारी पीपीटीज। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं भाई। बहुत सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। तो कोट्टायम और इडुक्की की परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे आईएमडी ने बताया है कि भाई कि जिस तरीके के लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, ये हालात से हमें अच्छे तरीके से फाइट करना पड़ेगा, है ना। आगे के लिए भी अलर्ट किया गया है कि हालात थोड़े से और दिनों के लिए यहाँ पे और मुश्किल है। तो जिसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है आईएमडी के द्वारा। अब आईएमडी यहाँ पे क्या है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात की जाती है। 1875 में अंग्रेजों के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आता है। राइट नाउ इसके हेड कौन है यानी मिनिस्टर कौन है, तो जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अर्थ साइंसेस इसकी पेरेंट एजेंसी मानी जाती है। क्लियर। आगे बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो मृत्युंजय मोहपात्रा इसके डायरेक्टर जनरल है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करता है। आगे हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड में यही काम कौन देखता है, तो मैंने आपको बताया था WMO इसके लिए बनाया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 23 मार्च 1950 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहाँ पे आता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आता है भाई। मैंने आपको काफी बार ये चीजें बता चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जाना जाता है। क्लियर।
बात करें इसके प्रेसिडेंट की, तो गेरहार्ड जो है, गेरहार्ड एड्रियन जो है इसके प्रेसिडेंट है, एड्रियन। एंड इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो पैट्री टॉलस इसके राइट नाउ क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी मैंने आपको बताया था कि यूएन के जो ऑर्गन है, 6 ऑर्गन, उनमें से एक ऑर्गन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये ऑर्गन इसकी पेरेंट एजेंसी मानी जाती है। क्लियर। गेरहार्ड एड्रियन कहां से बिलोंग करते हैं, तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एंड पैट्री टॉलस कहां से बिलोंग करते हैं, तो जिसको कहा जाता है 1000 लैक ऑफ कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1000 झीलें हैं जिस देश के अंदर, उस देश का नाम है फिनलैंड। तो ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर रखनी है, और ये जिस तरीके की लैंड स्लाइडिंग वहां पे देखने को मिल रही है, उस चीज को यहाँ पे कवर अप किया गया है। यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं, मैंने आपको पहले के पार्ट में सारा चीज समझा दिया है कि चाइना का जो कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, चाइना की जिस तरीके की एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज ईस्टर्न पार्ट में जो देखने को मिल रही है, उससे रोकने के लिए, उससे उससे सामना करने के लिए हमने इस तरीके के जो डिप्लॉयमेंट है वो करना शुरू कर दिया है। यानी एडवांस लाइट व्हीकल हेलीकॉप्टर जो है, यूएवी की हम बात कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजों को हमने नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के अंदर डिप्लॉयड करना शुरू कर दिया है। इसके बाद बात करें इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास के बारे में, तो युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है ना। 15 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, अभ्यास की बात कर रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एक तरीके की, काफी सारी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में इसका पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे, तो जान लीजिए आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट एडिशन की बात करें, यानी 16th नंबर के एडिशन की बात करें, तो 2021 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, फेब्रुवरी मंथ में। और ये हुआ था सूरतगढ़ में। ध्यान रखना, मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई हैं। सूरतगढ़ में हुआ था राजस्थान के अंदर, क्योंकि पिछली बार आप सभी को पता है कोविड पैंडेमिक की वजह से इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। और इसका राइट नाउ 17th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2021 में। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, अलास्का के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अलास्का किसका पार्ट है, तो यूएस का पार्ट है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई कि इसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है, वो आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। क्लियर। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के। तो इस पे आने वाले एक दो क्लासेस में आपको पूरा डेटा निकल करके आएगा कि भाई क्या क्या बातचीतें हुई हैं इन इन दोनों कंट्रीज के बीच में, और इनमें मेन मुद्दा क्या है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है अफगानिस्तान सिचुएशन, और दूसरा है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की यहाँ पे बात रखी जा रही है कि जो हालात अभी कुछ टाइम पीरियड में हुए हैं उसे कैसे हम रोका जा सके, है ना, या इंडो पैसिफिक रीजन से हम को कैसे सिक्योर बना सके। और अगला जो तीसरा पॉइंट निकल करके आया वो है क्लाइमेट चेंज समिट। और क्लाइमेट चेंज समिट भाई बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है अब की बात। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं, तमिलनाडु पुलिस जो है वो वार्न कर रही है अपने फिशरमैन को, और ये कह रही है कि भाई यदि आप एक इकोनॉमिक जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्री को यदि क्रॉस करते हैं तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अब वहीं पे तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनका ये कहना है कि भाई कि एक टाइम पीरियड में जो आपने अपना आइलैंड श्रीलंका को दिया था उससे आपको वापस ले लेना चाहिए। ये कब दिया गया था, तो 1974 में इस आइलैंड को इंदिरा गांधी, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ये आइलैंड किसको दिया था, ये दिया था श्रीलंका को। क्यों, क्योंकि उसका एक रीजन था।
1974 का जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद से काफी सारी कंट्रीज का सैंक्शंस हमारे ऊपर लगना शुरू हो गया। क्लियर? तो हम दूसरी कंट्रीज को, हमारी नेबर कंट्रीज को कैसे सेटिस्फाइड करें, कैसे खुश रखें, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी नेबर कंट्री यानी श्रीलंका को अ, अपने सपोर्ट को लाने के लिए, अपने सपोर्ट को पाने के लिए, वहां पे उन्होंने इस आइलैंड को, जो कि 1974 से पहले, जिसका नाम है कच्चा थीवू जो आइलैंड है, इसको दे दिया फिर 1974 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में, ताकि हमारी जो नेबर कंट्री है वो हमारे सपोर्ट में बनी रहे। और ये राइट्स जो है वो चले जाते हैं श्रीलंका के पास में। तो अब क्या कहना है इंडियन फिशरमैन का कि भाई कि यहाँ वाले रीजन में तो क्या है, अब फिश ज्यादा देखने को मिल नहीं रही है ना, ये वाले रीजन में भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये वाला जो रीजन है, जो कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, जिसके बारे में यहाँ पे आइलैंड में कहा गया है कि इसको बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है, तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर में जो लाइन दिख रही है, यही है इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉडी या बॉर्डर, जिसको आपको क्रॉस नहीं करना है। क्लियर? जिसे पल्क बे भी कहा जाता है, इस रीजन को पल्क बे या पल्क स्ट्रेट कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो वाटर लाइन है उसे पल्क स्ट्रेट कहते हैं। तो यहां से लेकर के ये वाला जो रीजन है, लैंड से लेकर के इकोनॉमिक जोन तक का जो रेंज है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है। यानी इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला जितना भी रिसोर्सेज है वो सब इंडियन टेरिटरीज के अंदर आएगा, और यहां से लेकर के यहां तक का जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो उस पर कंट्रोल श्रीलंका का होगा। तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर कहते हैं, या इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ईईजेड आप लोगों ने सुना होगा। इसके बारे में अगले पेज में आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से कहां तक होता है। मान लीजिए कि ये लैंड जो है ये तमिलनाडु का है, और इसी लैंड एरिया से लेकर के अगले ए वाले पॉइंट तक जो है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, 200 नॉटिकल माइल्स, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है भाई। लेकिन यदि आप इस बाउंड्री को फिर क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर क्या हो सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको कंट्रोल किया जा सकता है, आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको शूट भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है सामने वाली गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर। अगली हम बात कर लेते हैं कौन से वाले आइलैंड को लेकर के। तो यहाँ पे कत्था जो तीवू जो आइलैंड है, कच्चा तीवू आइलैंड, ये वो आइलैंड है जिस पर कंट्रोल एक टाइम पीरियड पर यानी 1974 तक कंट्रोल इंडिया का था। और यहाँ के जो फिशरमैन कह रहे हैं कि भाई इस आइलैंड के आसपास में बहुत सारी फिश है, जिनसे हमारा काम चल सकता है, जिनसे हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन अब ये वही वाली बात हो गई कि ये ई जेड को क्या कर जाता है भाई, क्रॉस कर जाता है, या ये वहां पर आ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला हो जाता है। और ये क्यों दिया गया था ये मैंने आपको बता दिया कि ये आइलैंड क्यों दिया गया था। 285 एकड़ का ये आइलैंड है जिसके बारे में यहाँ पे इतनी बात चल रही है। क्लियर? इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं राजपथ वाला जो रूट है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जितना भी रूट है, जिसको हम राजपथ रूट कहते हैं, यहाँ पे किस तरीके का आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आप सभी को पता ही है। उसको देखते हुए यहाँ पे पिक्चर्स को बताया गया है कि अभी हाल फिलहाल में क्या क्या काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा है कि ये आपको जो रूट देखने को मिलेगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति भवन से लेकर के आपका ये जो गेट है, इंडिया गेट तक का जो रूट है, इसको हम राजपथ रूट कहते हैं, जो कि 3 किलोमीटर का ये रूट है। अब इसे हम रीडेवलप कर रहे हैं। क्या क्या होने देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के राइट साइड में आपको यहाँ पे देखिए, एक ये वाला पॉइंट जो देख रहा है ब्लैक कलर में, और एक ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, न्यू रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट।
इसके बाद में ये न्यू पार्लियामेंट दिखेगी आपको ट्रायंगल शेप में, इसके पीछे ये वाली जो पार्लियामेंट है राउंड शेप वाली, ये ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग है। इसके बाद में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट सेक्रेटरिएट बन रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। न्यू बिल्डिंग फॉर द पीएमओ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज है जो इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है। और इसका जो बजट है वो कितना रखा गया है, तो इसका बजट रखा गया है 20,000 करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसमें ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम चल रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगला जो विंटर सीजन है या विंटर सेशन जो है वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए, इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात चल रही। उम्मीद करता हूं आज का पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। आज मैं बहुत ज्यादा आपको खुल करके नहीं समझा पाया हूं, बिकॉज क्योंकि गला मेरा बहुत ही बुरी कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन आने वाली क्लासेस में हालात सुधरते हुए दिखेंगे आपको, है ना, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं भाई, है ना। फिर हम मिलेंगे अगले एनालिसिस सीरीज में। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।